हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं रविंद्र यादव आप सबका डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए भाई, एक बार जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट लाइव जुड़िए, अपनी प्रेजेंट लगवाइए। हाँ सर, मैं क्लास के अंदर प्रेजेंट हो चुका हूं, ताकि फिर हम अपने आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करें। तो जुड़िए एक बार, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट लाइव जुड़िए और फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सबको इस बात का पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बेसिकली टॉपिक हमारा चल रहा था गुलाम वंश के बारे में, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। और बेटा, गुलाम वंश के बारे में कुछ बातें मैं आपको करा चुका था। गुलाम वंश के अंदर मैंने कुछ सुल्तान आपको करा दिए थे। कहने का अर्थ ये होगा कि मैंने आपको नसरुद्दीन महमूद तक के जो सुल्तान थे उनकी हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे किसके बारे में? बलबन के बारे में, गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अगला जो सुल्तान बनेगा तो वो सुल्तान आपका कौन बनेगा? गयासुद्दीन बलबन। तो चलिए आज हम चर्चा शुरू करेंगे भाई गयासुद्दीन बलबन के बारे में, और फिर आगे की वंश की हम शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो सुल्तान रहेगा तो वो रहेगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन रूल करेगा 1265 से लेकर 1287 तक। 1265 से लेकर 1287 तक। चलिए, तो दोस्तों अगर हम बात करें गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था, ये पहले नसरुद्दीन महमूद के दरबार में था। और नसरुद्दीन महमूद ने इसको एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि का नाम था उलूग खान। और हमने पढ़ा था कि सर उलूग खान का अर्थ होता है कि एक अच्छा लड़ाका, एक अच्छा फाइटर जो होता है, तो उसको उपाधि दी जाती थी किसकी? उलूग खान की। अब हम चर्चा करें गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो बेटा नसरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी की जो शादी की थी वो गयासुद्दीन बलबन से की थी। अच्छा, ये बलबन आया कहां से था? तो इस बात के बारे में भी आप समझेंगे कि सर ये जो बलबन था, ये बलबन आया कहां से था। बेटा मैंने आपको बताया था 1232 या 1232 के अंदर इल्तुतमिश जो हुआ करता था। 1232 में जो इल्तुतमिश था, तो हमने पढ़ा था इल्तुतमिश गया था सर कालिंजर अभियान पर, ग्वालियर अभियान पर। और जब 1232 के अंदर जब ये ग्वालियर अभियान पर गया था, तो उसी ग्वालियर अभियान से एक व्यक्ति को लेकर आया था, जिस व्यक्ति का नाम क्या था? बलबन। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें सर, बलबन बाद के अंदर जो तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन हुआ करता था, तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन था, इस तुर्कान ए चैलगानी नाम के संगठन के अंदर क्या हो गया था? शामिल। इसको जगह मिल गई थी, इसको स्थान मिल गया था। तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन था, तो इसमें इसको क्या मिल गया था? स्थान। तो अब जब 1265 के अंदर, 1265 के अंदर नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हुई, तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के परिवार में जितने भी लोग हुआ करते थे उन सब की हत्या कर दी। और उन सब की हत्या करने के पश्चात एक नए राजवंश की स्थापना, यानी कि दिल्ली सल्तनत किया। इस गुलाम वंश की गद्दी पर अगला जो सुल्तान बनकर बैठेगा तो वो आपका कौन होगा? गयासुद्दीन बलबन। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर कि सर गयासुद्दीन बलबन के प्रमुख कार्य की चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हुआ करते थे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख कार्य, गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो आप ये समझना सर, इसने जो दल चालीसा या तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन था, दल चालीसा को समाप्त किया या दल चालीसा का अंत किया। बेटा दल चालीसा का अंत इसने इसलिए किया क्योंकि ये दल चालीसा के जो 40 लोग हुआ करते थे, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति का साथ दे देते थे। और ये अपनी मर्जी से, यानी कि जिस व्यक्ति का जब साथ दे देते थे तो वही व्यक्ति दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की गद्दी पर बैठ जाता था।
तो इसको ये पता था कि ये दल चालीसा के 40 लोग आपके भी कभी भी खिलाफ हो सकते हैं और ये आपको भी कभी भी दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की गद्दी से कभी भी हटा सकते हैं। इसको ये पता था कि आपको भी कभी भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अच्छा, जब ये बात आई कि कभी भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा सकते हैं, तो इसीलिए इसने एक और काम किया। इसीलिए इसने क्या किया कि दल चालीसा को समाप्त कर दिया, यानी कि ये कभी भी मेरा विरोध ना कर पाए और इनकी कोई भी भूमिका दिल्ली सल्तनत के अंदर ना रहे। तो आपसे क्वेश्चन करेगा दल चालीसा का गठन करने वाला सुल्तान कौन था, तो आपका आंसर होगा सर इल्तुतमिश। और नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट भाई अगर हम बात करें इसके बारे में कि सर दल चालीसा को समाप्त करने वाला जो सुल्तान था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो वो व्यक्ति आपका कौन रहेगा, गयासुद्दीन बलबन। अब दोस्तों इसी के साथ साथ जब इसने दल चालीसा का जब अंत किया, दल चालीसा को जब समाप्त किया, तो दल चालीसा के 40 लोग इसका विरोध करेंगे और जब इसका विरोध करेंगे तो इसके द्वारा एक प्रथा चलाई गई जिस प्रथा का नाम था लौ व रक्त की नीति। लौ व रक्त की नीति, लौ व रक्त की नीति यानी कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसने कहा कि कोई भी, ये जो दल चालीसा के जो 40 लोग जब इसका विरोध कर रहे थे, तो इसने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ अगर मेरा विरोध किया तो उस व्यक्ति को सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, उसको एक बार समझाया जाएगा, अगर वो समझता है तो ठीक है, अन्यथा उसके पश्चात उस व्यक्ति की एक ही तलवार की वार से यानी कि गर्दन को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो वो प्रथा आपकी कौन सी कहलाती थी, लौ व रक्त की नीति कहलाती थी। अब बेटा अगर हम इसी के बारे में बात करें तो ये जो बलबन हुआ करता था, तो सर बलबन ने एक और प्रथा की शुरुआत की थी जिस प्रथा का नाम था सिजदा व पाबोस प्रथा। इसी के द्वारा एक और प्रथा की शुरुआत की गई जिस प्रथा का नाम क्या था, सिजदा व पाबोस प्रथा। सिजदा व पाबोस प्रथा का अर्थ क्या होगा कि अगर कल के दिन कोई भी व्यक्ति जब सुल्तान से मिलने के लिए आएगा, कोई भी व्यक्ति जब सुल्तान से मिलने के लिए आएगा तो सबसे पहले सुल्तान से घुटने के बल बैठकर नतमस्तक होगा। वो प्रथा आपकी कौन सी कहलाएगी, सिजदा। और उसके बाद जब घुटने के बल बैठकर जब नतमस्तक करेगा, सर झुकाकर जब प्रणाम करेगा, उसके बाद सुल्तान आगे बढ़कर घुटने के बल बढ़कर और सुल्तान के पैरों को चूमेगा, तो वो प्रथा आपकी कौन सी कहलाएगी, पाबोस प्रथा। तो इसी के द्वारा एक प्रथा की शुरुआत की गई थी जिस प्रथा का नाम क्या था, सिजदा व पाबोस प्रथा के नाम से। ध्यान से समझना भाई। इसी दौरान सर बलबन जो हुआ करता था, तो एक धर्म होगा फारसी धर्म। फारसी धर्म के अंदर एक त्योहार चलता है जिस त्योहार का नाम क्या होगा, नवरोज। तो फारसी में नवरोज त्योहार की जो शुरुआत की गई थी, नवरोज त्योहार मनाने की जो शुरुआत की थी वो भी किसके द्वारा की गई थी, बलबन के द्वारा की गई थी। तो इसके प्रमुख कार्य के अंदर आप ये बात याद रखेंगे कि पहला इसका जो कार्य होगा वो दल चालीसा का अंत किया, दल चालीसा को समाप्त किया। दल चालीसा को समाप्त करने के बाद नेक्स्ट आप बात याद रखोगे इसके बारे में कि सर इसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की, लौ एवं रक्त की नीति चलाई, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बेटा इसने फारसी धर्म के अंदर नवरोज त्योहार की क्या की है, शुरुआत। सिजदा व पाबोस प्रथा की क्या की है, शुरुआत की है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा कि सर ये जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 2 विभाग की स्थापना की गई है, 2 विभाग की स्थापना की गई। और ये जो 2 विभागों की जो स्थापना की गई, तो कौन कौन से विभाग की स्थापना की गई, सबसे पहला जो विभाग होगा उस विभाग का नाम होगा दीवान ए वारिद। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक विभाग इसने बनाया दीवान ए अर्ज। इसी के द्वारा एक विभाग बनाया गया दीवान ए वारिद, और दूसरा इसने जो विभाग बनाया उस विभाग का नाम क्या होगा, दीवान ए अर्ज। तो 2 विभागों की इसके द्वारा स्थापना की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, जिसमें एक विभाग आपका होगा दीवान ए वारिद और दूसरा आपका विभाग कौन सा होगा, दीवान ए अर्ज।
तो ये दो विभाग आप याद रखेंगे। या अगर हम बात करें बेटा दीवान ए वारिद जो विभाग होगा, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वारिद ए मुमलकात, वारिद ए मुमलकात। वारिद ए मुमलकात बेसिकली ये इसका एक जासूसी विभाग था, इसका एक जासूसी विभाग था गयासुद्दीन तुगलक का, वारिद ए मुमलकात। और दूसरा आपका कौन सा हुआ करता था, दीवान ए अर्ज। तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही शुरुआत की गई थी कौन से विभाग की, दीवान ए अर्ज विभाग की क्या की गई थी, शुरुआत। नेक्स्ट भाई अब अगर हम बात करें सर, नेक्स्ट अगली बात अगर हम करें तो सर ये जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था, गयासुद्दीन तुगलक की दो संतान थी। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो इसकी कितनी संतान थी, दो। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक की सर जो दो संतान हुआ करती थी, उसके अंदर अगर हम बात करें तो सर एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद खान, और दूसरे व्यक्ति का नाम या दूसरे बेटे का नाम हुआ करता था बुगारा खान। इसका जो बड़ा बेटा हुआ करता था तो बड़े बेटे का नाम था मोहम्मद खान, और जो छोटा बेटा हुआ करता था उसका नाम था बुगारा खान। अब बेटा ये जो मोहम्मद खान हुआ करता था, जो इसका बड़ा बेटा था, जो इसकी प्रिय संतान हुआ करती थी, एक्चुअलिटी के अंदर गयासुद्दीन बलबन की जो सबसे प्रिय संतान थी वो इसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद खान। और इसी अपनी प्रिय संतान को इसने इख्तियार बनाया एक जगह का, और इस जगह का नाम क्या था, पंजाब। यानी कि पंजाब के क्षेत्र का गवर्नर या पंजाब के क्षेत्र का इख्तियार जो इसने नियुक्त किया वो अपने बड़े बेटे को किया, जिस बेटे का नाम क्या था सर, मोहम्मद खान। इसी दौरान जब इसने इसका जब बड़ा बेटा मोहम्मद खान जब पंजाब के क्षेत्र का जब इख्तियार हुआ करता था, तो इसी के यहीं पर बेटा इसी दौरान 1287 या 1287 के अंदर मंगोलों का भारत में तीसरा आक्रमण होगा। मंगोलों का भारत में कौन सा आक्रमण होगा, तीसरा आक्रमण होगा। तो इस बात को ध्यान से समझना कि सर मंगोलों का भारत में कौन सा आक्रमण होगा, तीसरा। और ये जो मंगोलों का तीसरा आक्रमण अगर भारत में है, तो मैंने आपको समझाया था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पहला आक्रमण हुआ था वो बैराम शाह के समय में हुआ था, लेकिन वो भारत में कौन सा था, दूसरा था। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो बेटा ये मंगोलों का भारत में तीसरा आक्रमण था, लेकिन सर मंगोलों का दिल्ली में ये जो आक्रमण होगा तो दिल्ली में ये आपका कौन सा रहेगा, दूसरा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मंगोलों का दिल्ली में ये दूसरा आक्रमण होगा, लेकिन भारत में ये कौन सा आक्रमण होगा, तीसरे नंबर का आक्रमण होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था जब मंगोलों का भारत में पहला आक्रमण हुआ था तो चंगेज खान भारत में आक्रमण करने के लिए आया था, और चंगेज खान जब भारत में आक्रमण करने के लिए आया था तो मैंने आपको बताया था चंगेज खान ने दिल्ली पर अटैक नहीं किया था, दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। चंगेज खान जो जगह बताई थी मैंने आपको, सिंध प्रांत से ही वापस लौट गया था जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करने के पश्चात। इसी वजह से ये मंगोलों का भारत में तीसरा आक्रमण होगा और इसी दिल्ली में कौन सा होगा, दूसरा। अब बेटा जब ये मंगोलों का भारत में जब तीसरा आक्रमण हुआ है तो इस आक्रमण को जो कंट्रोल करेगा, इस आक्रमण को जो नियंत्रण करेगा, तो इसको नियंत्रण करेगा इसका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम क्या था, मोहम्मद खान। और मोहम्मद खान जब इस मंगोलों के आक्रमण को जब नियंत्रण करेगा, जब कंट्रोल करेगा, तो इसी दौरान इसका जो बेटा हुआ करता था मोहम्मद खान, ये मोहम्मद खान क्या हो गया, मारा गया। मोहम्मद खान ने बेसिकली इनको कंट्रोल कर लिया था मंगोलों की सेना को, लेकिन मंगोलों ने जाते जाते जब इस मोहम्मद खान के ऊपर अटैक किया तो कहीं ना कहीं ये मोहम्मद खान भी क्या हो गया, मारा गया। और जब ये मोहम्मद खान जब मारा गया तो इसी दौरान गयासुद्दीन बलबन ने अपने छोटे बेटे को आदेश दिया बुगारा खान को, बुगारा खान से कहा कि जाओ और मंगोलों की सेना को यानी कि भारत से बाहर करने का क्या करो, काम। लेकिन ये जो बुगारा खान हुआ करता था ये घबरा गया, इसने सोचा कि भाई जब बड़े भाई की हत्या कर दी
जब मोहम्मद खान की हत्या कर दी तो डेफिनेटली ये मंगोलों की सेना मेरी भी क्या कर देंगे, हत्या। इसलिए ये जो बुगारा खान हुआ करता था, तो बुगारा खान क्या करेगा, बुगारा खान दिल्ली को छोड़कर, और ये साउथ इंडिया के अंदर दक्षिण भारत के क्षेत्र में बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र हुआ करता था, इसके अंदर ये भाग कर चला गया। और बेटा जब ये इसकी प्रिय संतान हुआ करती थी, गयासुद्दीन बलबन की जब प्रिय संतान थी मोहम्मद खान, और जब ये मोहम्मद खान जब मारा गया, जब मोहम्मद खान की जब मृत्यु हो गई, मोहम्मद खान जब मारा गया, तो इसी कारण से इसी कारण से बलबन जो हुआ करता था, बलबन अपने बेटे की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाया। बलबन अपने बेटे की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाया। वो बलबन जो समय समय पर या हर बात पर लो एवं रक्त की नीति का प्रयोग किया करता था, जब खुद का बेटा मारा गया तो इसी की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण बलबन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आपसे क्वेश्चन करेगा, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसकी पुत्र वियोग के कारण मृत्यु हुई, यानी कि लविंग मेमोरी, जब बेटे की मृत्यु हुई तो बेटे की मृत्यु का दुख सहन ना कर पाया और उसके कारण बलबन की क्या हो गई, मृत्यु। तो 1287 या 1287 के अंदर, 1287 में जो बलबन था, तो बलबन की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु। बलबन की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु। और बलबन की जब मृत्यु होगी तो ध्यान से समझना, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर अगला जो सुल्तान बनेगा, अगला जो रूल 1287 के अंदर बलबन की क्या होगी, मृत्यु। और बलबन की जब मृत्यु होगी तो इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बेटा, बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। और बलबन का जो मकबरा होगा तो ये आपका कहां पर रहेगा, दिल्ली के अंदर। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले सुल्तान के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगले सुल्तान के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बार फटाफट आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट का थोड़ा सा टाइम देखता हूँ, 2-4 सेकंड। चलिए भाई, तो अब हम बढ़ते हैं। इसका एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट अगले उसकी चर्चा करते हैं। देखना भाई, दिल्ली सल्तनत के अंदर या गुलाम वंश की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें सर गुलाम वंश का अंतिम शासक जो बनेगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो बेटा अंतिम शासक इसका बनेगा कौन, कैमूर्स। दिल्ली गुलाम वंश का अंतिम जो शासक बनेगा तो वो आपका कौन होगा, कैमूर्स। और ये जो कैमूर्स हुआ करता था, तो इसी कैमूर्स का एक सेनापति था, इसी कैमूर्स का एक सेनापति था जिस व्यक्ति का नाम था मलिक फिरोज के नाम से। और ये जो मलिक फिरोज जो हुआ करता था, तो मलिक फिरोज ने कैमूर्स की कर दी हत्या। और कैमूर्स की हत्या करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिस राजवंश का नाम क्या होगा, खिलजी वंश। और बेटा जब ये खिलजी वंश की स्थापना करेगा मलिक फिरोज, तो इस मलिक फिरोज का ही नाम पड़ेगा जलालुद्दीन, इसी का नाम पड़ेगा जलालुद्दीन खिलजी। इसी का नाम पड़ेगा जलालुद्दीन खिलजी। तो अब हम शुरुआत करेंगे नए राजवंश के बारे में। अगला हमारा जो राजवंश रहेगा, अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो आपका कौन सा होगा, खिलजी वंश। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, अगली स्लाइड के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। और अगला हमारा जो वंश रहेगा, तो ये वंश आपका रहेगा खिलजी वंश। देखो भाई, सबसे पहली बात आप ये समझेंगे कि खिलजी वंश का जो समय रहेगा सर, ये आपका चलेगा कब से कब तक, ये चलेगा सर 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रूल करेगा। अच्छा, हमने पढ़ा था कि सर दिल्ली सल्तनत जो था, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर बेसिकली 5 राजवंश आएंगे, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा गुलाम वंश, दूसरा आपका आएगा खिलजी वंश, तीसरा आपका जो आएगा तो वो आपका कौन सा आएगा, तुगलक वंश,
तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोदी, यानी कि ये 5 राजवंश आएंगे। अच्छा, इन 5 राजवंशों की अगर हम चर्चा करें, इन 5 वंशों की अगर हम चर्चा करें, तो इन 5 वंश के अंदर सबसे कम समय का जो शासनकाल था, सबसे छोटा जो शासनकाल रहेगा वो आपका किसका रहेगा? खिलजी वंश का। सबसे कम समय का जो शासनकाल रहेगा तो वो आपका किसका रहेगा? खिलजी वंश का रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे छोटा जो शासनकाल रहेगा वो किस वंश का रहेगा? तो भाई वो वंश आपका कौन सा होगा? खिलजी वंश। अब अगर हम बात करें सर खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। और अभी हमने पढ़ा भाई जलालुद्दीन खिलजी जो हुआ करता था, तो जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम होगा, तो इसी के बचपन का नाम क्या था? इसका नाम था मलिक फिरोज, इसी का नाम था मलिक फिरोज। लेकिन जब सर ये स्थापना करेगा तो मलिक फिरोज का ही नाम आगे चलकर क्या पड़ा था? जलालुद्दीन खिलजी पड़ा था। इसी का नाम क्या पड़ा था? जलालुद्दीन खिलजी। बेटा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि इस मलिक फिरोज के बारे में अगर हम बात करें, तो सर जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल चलेगा ये चलेगा 1290 से लेकर 1296। तो चलिए भाई अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कि सर इसके जो प्रमुख कार्य हुआ करते थे, इसके जो मुख्य कार्य हुआ करते थे, तो प्रमुख कार्य क्या क्या हुआ करते थे? ध्यान से समझना, जलालुद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य या इसके मुख्य कार्य क्या हुआ करते थे। सबसे पहली अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेटा 1292 या 1292 के अंदर मंगोलों का भारत में आक्रमण हुआ, मंगोलों का भारत में। और ये कौन से नंबर का आक्रमण होगा? तो ये मंगोलों का भारत में कौन सा आक्रमण होगा? चौथा आक्रमण होगा। मंगोलों का भारत में कौन से नंबर का आक्रमण होगा? मंगोलों का भारत में चौथा आक्रमण होगा। अच्छा, मंगोलों का सर ये भारत के अंदर चौथा आक्रमण था। अगर ये भारत में चौथा था तो ये दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली के अंदर कौन सा होगा? तो फिर आपका आंसर रहेगा सर दिल्ली में ये कौन सा होगा? तीसरा। अब बेटा जब 1292 के अंदर जब मंगोलों का भारत में आक्रमण हुआ है, तो इस बात को आप समझना, मंगोलों के आक्रमण को, इस रिवोल्ट को या मंगोलों के आक्रमण को कंट्रोल करने के लिए, मंगोलों के आक्रमण को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया कि इसका एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था अली गुरसास्प, इसी का एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था अली गुरसास्प। और यही अली गुरसास्प जो हुआ करता था, तो इसी अली गुरसास्प को भेजा गया इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए। और जब इस मंगोलों का जब ये भारत में चौथा आक्रमण हुआ है, और इस रिवोल्ट को जब कंट्रोल करने के लिए, इस रिवोल्ट को जब कंट्रोल करने के लिए अली गुरसास्प को जब भेजा गया, तो अली गुरसास्प ने इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया, मंगोलों की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन जब मंगोलों की सेना को पराजित किया गया, तो मंगोलों की सेना में से कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे सर जो भारत के अंदर रुक गए। यानी कि लगभग ऐसा माना जाता है कि सर लगभग 2000 जो सैनिक हुआ करते थे, 2000 जो सोल्जर हुआ करते थे, वो यहीं पर रुक गए। और ये जो 2000 सैनिक जब यहाँ पर रुके, तो इन्होंने दिल्ली में रहने के लिए शरण मांगी किससे? जलालुद्दीन खिलजी से। और जब जलालुद्दीन खिलजी से इन 2000 सैनिकों के द्वारा यहाँ पर रहने के लिए शरण मांगी गई, तो जलालुद्दीन खिलजी जो हुआ करता था, जलालुद्दीन खिलजी ने बेसिकली ये कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर आपको दिल्ली के अंदर रहना है तो आप सब लोगों को एक साथ मुस्लिम धर्म को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। और मुस्लिम धर्म को जब अपनाने की बात आई, जब मुस्लिम धर्म को जब अपनाने की जब बात आई, तो इस बात को आप ध्यान से समझना, तो इन 2000 सैनिकों ने जब एक साथ जब मुस्लिम धर्म को अपनाया, तो बेटा यही कहलाएंगे न्यू मुस्लिम या नए मुसलमान। और इसी के साथ साथ जब इन 2000 लोगों ने एक साथ जब मुस्लिम धर्म को या इस्लाम धर्म को अपनाया, तो इसी के साथ अगर हम बात करें, अगर हम इसके बारे में बात करें भाई, तो इनके लिए एक शहर बसाया गया
जिस शहर का नाम होगा मंगोलपुरी। तो बेटा ये मंगोलपुरी नाम का जो शहर था ये किसने बसाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों के लिए इस शहर को क्या किया गया था? बसाया गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक शहर बसाया गया, जिस शहर का नाम क्या होगा? मंगोलपुरी, जो जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया था, जो नए मुसलमानों के लिए बसाया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं साइड हो जाता हूं और उसके बाद जो है फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए जलालुद्दीन खिलजी की अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर 1293 या 1293 के अंदर जो जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था, जलालुद्दीन खिलजी जाएगा देवगिरी अभियान पर। 1293 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी जाएगा कहां पर? देवगिरी अभियान पर। और बेटा जब ये देवगिरी अभियान पर गया तो देवगिरी का जो शासक हुआ करता था, देवगिरी का जो रूलर हुआ करता था, उस व्यक्ति का नाम था रामचंद्र देव। उस व्यक्ति का नाम था रामचंद्र देव। और इसी दौरान अगर हम बात करें बेटा ये देवगिरी अभियान किस लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मुस्लिम का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण, मुस्लिम का दक्षिण भारत में क्या होगा? पहला आक्रमण होगा। इससे पहले मुस्लिमों के द्वारा दक्षिण भारत में किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया गया था। मुस्लिमों के द्वारा दक्षिण भारत में जो सबसे पहला आक्रमण किया गया था वो 1293 के अंदर किया गया था। जो किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और इस समय पर सर देवगिरी का जो रूलर था, देवगिरी का जो शासक हुआ करता था, तो वो आपका कौन था? रामचंद्र देव हुआ करता था। इस समय पर देवगिरी का जो शासक हुआ करता था तो वो आपका कौन हुआ करता था? रामचंद्र देव हुआ करता था। अच्छा, जब ये देवगिरी अभियान पर गया तो बेटा इसने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया था। और ये मुस्लिमों की दक्षिण भारत में पहली जीत थी, मुस्लिमों का दक्षिण भारत में पहला अभियान। और इसी पहले अभियान के दौरान या पहले आक्रमण के दौरान इनकी क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। चलिए इसके बाद अब अगर हम बात करें तो बेटा हमने पढ़ा कि 1292 के अंदर जब मंगोलों का आक्रमण जब हुआ तो मंगोलों के आक्रमण को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी खुद नहीं गया, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अली गुरसास्प को भेजा था। जब अली गुरसास्प ने जब मंगोलों की सेना को पराजित किया था तो बेटा इसी ने अपने भतीजे अली गुरसास्प को, इसी ने अपने भतीजे अली गुरसास्प को एक जगह का इख्तेदार अपॉइंट किया, एक जगह का इख्तेदार नियुक्त किया, अपने भतीजे को इख्तेदार नियुक्त किया। और इख्तेदार जो नियुक्त किया गया तो वो किस स्थान का किया गया? तो बेटा एक जगह होगी जिस जगह का नाम होगा कड़ा यानी कि कौशाम्बी। और ये जो कड़ा नामक जो स्थान होगा तो ये आपका कहां पर रहेगा? यूपी के अंदर। अब सर ये जो अली गुरसास्प जो इसका भतीजा हुआ करता था, कहीं ना कहीं ये अली गुरसास्प अपने चाचा की यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की कहीं ना कहीं बगावत करने लग गया। जब ये इसका विरोध करने लगा तो इसी के साथ जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि अगर ये विरोध करेगा तो यानी कि ये कभी भी जो है वो खिलजी वंश की गद्दी से आपको हटा सकता है, और ये मेरे खिलाफ बगावत ना करे या मेरा ये विरोध ना करे तो ये किसी ना किसी तरीके से इसको मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जलालुद्दीन खिलजी ने जब अपने भतीजे अली गुरसास्प को जब मनाने की कोशिश की तो जलालुद्दीन खिलजी ने, अब इसकी एक बेटी हुआ करती थी जलालुद्दीन खिलजी की, जिस बेटी का नाम था मेहरुनिसा। और बेटा इसने मेहरुनिसा का जो विवाह था यानी कि अपनी बेटी मेहरुनिसा का जो विवाह था वो अपने भतीजे के साथ कर दिया था, जिसका नाम क्या था? अली गुरसास्प। इसका जो विवाह है वो अपने भतीजे के साथ कर दिया, अली गुरसास्प के साथ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर अली गुरसास्प जो हुआ करता था तो ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था। सर ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसकी सोच थी, ये चाहता था कि मैं खिलजी वंश की गद्दी पर बैठूं। और जब ये खिलजी वंश की गद्दी पर बैठने की जब बात आएगी तो किस तरीके से ये बैठेगा? 1296 के दौरान 1296 के अंदर सर यही अली गुरसास्प जो था, अली गुरसास्प आक्रमण करेगा, अटैक करेगा एक प्रांत के ऊपर, जिस प्रांत का नाम क्या होगा? देवगिरी। और जब ये देवगिरी पर आक्रमण करेगा तो देवगिरी का जो शासक होगा
तो देवगिरी का शासक आपका कौन रहेगा? रामचंद्र देव। देवगिरी का जो शासक था, तो देवगिरी का शासक आपका कौन रहेगा? रामचंद्र देव। बेटा देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अब इसने क्या किया कि देवगिरी जो स्थान था, इस देवगिरी स्थान पर अच्छी खासी लूटपाट की, इसको लूटा, और लूटने के पश्चात अब ये वापिस आएगा, यानी कि लूटने के पश्चात ये वापिस आ जाएगा किस स्थान पर? कड़ा। अब जब ये कड़ा नामक स्थान पर आया, अली गुरसास्प जब इसको देवगिरी नामक स्थान को लूटने के पश्चात जब ये वापिस कड़ा नामक स्थान पर आया, तो इस बात को ध्यान से समझना कि सर अली गुरसास्प ने अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत के अंदर एक टैक्स दिया जाता था, जिस टैक्स का नाम था खम्स। खम्स का अर्थ हुआ करता था युद्ध के दौरान लूटा हुआ धन। युद्ध के दौरान जो लूटा जो धन हुआ करता था, इसका कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो सुल्तान को देना पड़ता था। और अली गुरसास्प जो हुआ करता था, अली गुरसास्प ने अपने धन का कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो सुल्तान को देने से क्या कर दिया? मना। और सुल्तान को जब देने से जब मना किया, तो इसलिए जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे से मिलने के लिए आएगा, अली गुरसास्प से मिलने के लिए आएगा कड़ा नामक स्थान पर। और जब ये कड़ा नामक स्थान पर जब ये मिलने के लिए आया, तो अली गुरसास्प ने धोखे से अपने चाचा यानी कि अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या। और जब इसने जलालुद्दीन खिलजी की जब हत्या की, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर अगला जो सुल्तान बनेगा, अगला जो शासक बनेगा, तो वो आपका कौन बनेगा? उस व्यक्ति का नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि कहने का अर्थ ये होगा कि सर ये जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम ही क्या था? अली गुरसास्प, जो भतीजा हुआ करता था या दामाद हुआ करता था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। तो चलिए भाई एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हमारा जो रहेगा, तो नेक्स्ट अब हमारा रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो रूल करेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी रूल करेगा 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी जो रूल करेगा, तो ये रूल करेगा 1296 से लेकर 1316 तक। ध्यान से समझना भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहली बात तो आप ये समझना सर, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, तो इसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प। अच्छा, अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प, वहीं अब अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। बेटा अलाउद्दीन खिलजी के सबसे पहले कुछ बातें आप समझना। अलाउद्दीन खिलजी जब इस वंश के अंदर, इसकी जब वंश की जब गद्दी पर बैठा था, तो इस वंश की जब ये गद्दी पर बैठा, जब ये इस वंश की गद्दी पर बैठा, तो इसने धोखे से अपने चाचा अपने ससुर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। और जब अपने ससुर या अपने चाचा जब जलालुद्दीन खिलजी की जब हत्या की थी, तो उस दौरान जब इसने अपने चाचा या अपने ससुर की जब हत्या की थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो जनता हुआ करती थी वो बेसिकली खिलाफ हो गई थी। वो खिलाफ हो गई थी किसके? तो सर वो खिलाफ हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जनता के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसकी वजह से ये अपनी जनता का चहेता बन गया था। और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, तो सर इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कहाँ से? तो एक अभिलेख लिखा गया, जिस अभिलेख का नाम क्या होगा? जोधपुर अभिलेख। इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी मिलती है किस अभिलेख से? जोधपुर अभिलेख में। और जोधपुर अभिलेख के अंदर हमें इसके बारे में क्या मिलेगी? जानकारी। अब भैया अगर हम बात करें जोधपुर अभिलेख के अंदर इसकी जो तुलना की गई, तो इसकी तुलना की गई किससे? देवता से। अलाउद्दीन खिलजी की बेसिकली जो तुलना की गई, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? वो तुलना की गई भाई
देवताओं से। ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के आने से पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से अत्याचारों से मुक्त हो गई और इसने अपनी जनता के लिए भलाई के लिए अच्छे अच्छे क्या किए थे कार्य। तो इसी वजह से दिल्ली सल्तनत की जनता ने इसकी जो तुलना कर दी वो किसके साथ कर दी, देवताओं के साथ, यानी कि इसका जो कंपैरिजन है वो गॉड से किया गया। तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी की जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी किस अभिलेख से मिलेगी, जोधपुर अभिलेख से मिलेगी। अब ध्यान से समझना, अलाउद्दीन खिलजी सर दिल्ली सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सेना को नगद वेतन दिया, सेना को नगद वेतन दिया। कहने का अर्थ बेटा इसने कुछ मिलिट्री रिफॉर्म या आर्मी सुधार भी किए थे, और उस आर्मी सुधार या सैन्य सुधार जो किए थे, तो सैन्य सुधार के अंदर सबसे पहला इसने ये काम किया था कि सर ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देने का क्या किया था, काम किया था। इससे पहले जो सेना हुआ करती थी तो सेना को किसी प्रकार का कोई नगद वेतन नहीं दिया जाता था, सेना को किसी प्रकार का कोई भी नगद वेतन नहीं दिया जाता था। युद्ध के दौरान जो लूटी हुई जो संपत्ति हुआ करती थी, युद्ध के दौरान जो लूटी हुई जो संपत्ति हुआ करती थी, उसी संपत्ति को, युद्ध के दौरान जो लूटी हुई संपत्ति हुआ करती थी उसी संपत्ति को सैनिकों के बीच में क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। दूसरा अगर हम बात करें सर, ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान होगा जिसने स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी। बेटा परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना, स्थायी सेना रखने की शुरुआत की, इसी के द्वारा स्थायी सेना रखने की, स्थायी सेना रखने की शुरुआत की गई। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सर दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पहली बार जो स्थायी सेना रखेगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होगा जिसने नगद वेतन देने की शुरुआत की, तो वो भी आपका कौन होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सर अलाउद्दीन खिलजी, तो मैं इसको एक एक के नाम से लिख रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी जो हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी कवि था और इस दरबारी कवि का नाम था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का जो नाम हुआ करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का नाम क्या था, अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो अगर हम बात करें सर, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा सुल्तान के दरबार में कार्य करने वाला जो सुल्तान था, सॉरी सबसे अधिक सुल्तान के दरबार में रहने वाला जो कवि हुआ करता था, तो उस कवि का नाम क्या होगा, अमीर खुसरो। या फिर आपसे क्वेश्चन करेगा सबसे ज्यादा सुल्तान का दरबार देखने वाला जो कवि था वो कौन था, अमीर खुसरो। और बेटा अमीर खुसरो ने कितने सुल्तान का दरबार देखा है, तो 8 सुल्तानों का इसने दरबार देखा है। वहीं अगर हम बात करें अमीर खुसरो जो हुआ करता था, तो सर अमीर खुसरो ने कविता लिखने की जो शुरुआत किसके शासनकाल से शुरू की थी, बलबन, यानी कि बलबन का जो शासनकाल था, तो बलबन के शासनकाल से कविता लिखने की क्या की थी, शुरुआत, कविता लिखने की शुरुआत। तो कविता लिखने की जो शुरुआत की है वो किसके शासनकाल से की है, बलबन के शासनकाल से कविता लिखने की क्या की है, शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें सर अमीर खुसरो के बारे में, तो कुछ बातों को आपको समझना है भाई। अमीर खुसरो जो हुआ करता था, तो सर इसी को जाना जाता है भारत के इतिहास में किस नाम से, तोता ए हिंद के नाम से। अमीर खुसरो जो हुआ करता था, अमीर खुसरो को जाना जाएगा तोता ए हिंद। वहीं अगर हम बात करें सर अमीर खुसरो जो हुआ करता था, तो इसने भारत के अंदर 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या 2 वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, जिसमें एक आपका होगा तबला और दूसरा आपका कौन सा होगा, सितार। तो ये 2 वाद्य यंत्र हैं, इन 2 वाद्य यंत्रों का जो आविष्कार किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में, तो बेटा भारत में खड़ी बोली को लाने का श्रेय, खड़ी बोली को लाने का श्रेय ये भी किसको जाता है, अमीर खुसरो को।
और वहीं सर अगर हम बात करें अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो ने कश्मीर जो जगह होगी, कश्मीर, इस कश्मीर को बताया था धरती का स्वर्ग, पैराडाइज ऑफ अर्थ। अमीर खुसरो ने जो धरती का स्वर्ग बताया था वो किसको बताया था? कश्मीर को बताया था। यहीं अगर हम बात करें सर, अमीर खुसरो जो हुआ करता था, अमीर खुसरो जो हुआ करता था, तो अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी गई थी, जिस उपाधि का नाम था सुल्तान ए जहां। इसी के द्वारा अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि का नाम क्या था? सुल्तान ए जहां। तो एक बार फटाफट आप जो है अमीर खुसरो से रिलेटेड एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले। एग्जाम के अंदर चाहे आपसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन ऑलमोस्ट आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अमीर खुसरो से, ज्यादातर एग्जाम के अंदर हमें इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम बात करेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य की। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें या प्रमुख अभियान की अगर हम बात करें, तो सर इसके द्वारा 1298 या 1298 के अंदर गुजरात अभियान, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान। और सर जब ये 1298 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जाएगा गुजरात अभियान पर, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया, तो अगर हम बात करें तो इसने गुजरात को जीत लिया था बेटा। इसने राय बघेला नामक शासक को पराजित किया था। राय बघेला नामक शासक को क्या कर दिया था? पराजित। यानी कि गुजरात का जो रूलर हुआ करता था, गुजरात का जो शासक था, तो उस व्यक्ति का नाम था राय बघेला। इसने गुजरात अभियान के दौरान गुजरात को जीत लिया और गुजरात को दिल्ली सल्तनत में ऐड कर लेगा, दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा। जब ये दिल्ली सल्तनत के अंदर इसको मिलाएगा, तो ये गुजरात अभियान के दौरान यही अलाउद्दीन खिलजी बेटा यहीं से एक व्यक्ति को परचेज करेगा, एक व्यक्ति को खरीदेगा, और इस व्यक्ति का जो नाम होगा, तो इस व्यक्ति का नाम क्या होगा? मलिक काफूर। बेसिकली ये जो मलिक काफूर नाम का जो सैनिक हुआ करता था, जो इस मलिक काफूर को जो खरीदा गया था, तो इस मलिक काफूर को खरीदा गया था कितने में? 1000 दिनार के अंदर। मलिक काफूर को जो खरीदा गया था, तो इसको कितने में खरीदा गया था? 1000 दिनार के अंदर। और इसीलिए ये जो मलिक काफूर होगा, इसको बेटा भारत के इतिहास में जाना जाता है 1000 दिनारी के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन करेगा, बताइए दिल्ली सल्तनत में इनमें से किस व्यक्ति को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? उसके अंदर आपको चार एग्जाम्पल दे दे, सॉरी 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर। और 4 ऑप्शन जब देगा, तो उसमें से एक नाम आपको जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? मलिक काफूर को। तो इसी मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। किस अभियान के दौरान इसको खरीदा था? तो गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। आपसे क्वेश्चन करेगा, बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान किस सैनिक को खरीदा? तो उस सैनिक का नाम क्या होगा? मलिक काफूर। क्वेश्चन करेगा कि बताइए गुजरात अभियान के दौरान किस सैनिक को खरीदा था? तो उस सैनिक का नाम क्या होगा? मलिक काफूर होगा। उस सैनिक का नाम क्या होगा? मलिक काफूर होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके बारे में, भाई ध्यान से सुनना, इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे आप। गुजरात गुजरात अभियान इसने जीत लिया। गुजरात अभियान के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अभियान के बारे में, तो बेटा अगला जो अभियान होगा वो अभियान होगा 1301 के अंदर। और 1301 के अंदर जो अभियान होगा, तो ये आपका होगा कौन सा? रणथंबोर अभियान। 1301 के अंदर इसका एक अभियान होगा, और ये जो अभियान आपका होगा, तो ये आपका कौन सा होगा? रणथंबोर अभियान। अच्छा सर, 1301 के अंदर जो रणथंबोर अभियान जो हुआ करता था, तो बेसिकली यहाँ पर रणथंबोर के अंदर जो वंश चलता था, तो सर इस वंश का नाम हुआ करता था कौन सा? चौहान वंश। यहाँ पर जो वंश चलता था, यहाँ पर जो डायनेस्टी चलती थी, तो उस वंश का नाम क्या था? चौहान वंश।
क्लियर है इतनी बातें? तो 1301 के अंदर रणथंबोर अभियान होगा, और रणथंबोर अभियान की अगर हम बात करें तो यहां पर जो वंश चलेगा वो आपका कौन सा होगा? चौहान वंश। चौहान वंश की भाई अगर हम बात करें तो चौहान वंश का जो शासक हुआ करता था उस व्यक्ति का नाम था अमीर देव। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1301 में जो अटैक किया था वो चौहान वंश के शासक अमीर देव के ऊपर आक्रमण किया था। और चौहान वंश के शासक जब अमीर देव के ऊपर जब आक्रमण किया तो इसी दौरान इसने जो है ये दो दो फेज के अंदर या दो चरणों के अंदर ये अटैक होगा। बेटा फर्स्ट फेज जो था, पहला जो चरण जो था, तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या करेगा? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेजा था जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था नुसरत खान और दूसरे व्यक्ति का नाम था उलूग खान, और दूसरी साइड जो व्यक्ति था तो उस व्यक्ति का नाम होगा अमीर देव। और अमीर देव ने इसी दौरान इसके दोनों सैनिकों को पराजित कर दिया। यहां पर इसके दोनों सैनिकों को जब पराजित किया तो अब अलाउद्दीन खिलजी जो सेकंड फेज होगा, जो दूसरा चरण होगा, तो दूसरे चरण के अंदर अलाउद्दीन खिलजी खुद जाएगा। यानी कि अब की बार सेकंड फेज के अंदर एक साइड व्यक्ति होगा अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी साइड जो व्यक्ति रहेगा वो आपका रहेगा कौन? अमीर देव। और जब इन दोनों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी और अमीर देव के मध्य जब ये युद्ध लड़ा गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव को बेटा यहां पर क्या कर दिया? पराजित। ऐसा कहा जाता है, माना तो ये जाता है कि अमीर देव जो हुआ करता था, अमीर देव ने कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की अमीर देव की जो सेना हुआ करती थी, अमीर देव की सेना ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिकों को तलवार के ऊपर उठा रखा था। और जब इनको तलवार के ऊपर उठा रखा था तो इनके हाथ में दिल्ली सल्तनत का झंडा हुआ करता था। और जो ये दिल्ली सल्तनत का जो झंडा इनके हाथ के अंदर हुआ करता था, तो राजा जो अमीर देव हुआ करता था चौहान वंश का, इसकी जो पत्नी हुआ करती थी वो रणथंबोर के किले के ऊपर चढ़ी हुई थी। तो उसने देखा कि भाई इस समय पर यानी कि जो झंडे ऊंचे जो थे तो वो किसके थे? दिल्ली सल्तनत के। इसलिए जो राजा अमीर देव की जो पत्नियां हुआ करती थी तो राजा अमीर देव की पत्नी ने क्या कर लिया था? जल जोर कर लिया था, है ना। तो इतनी सी बातें हैं बेटा। आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, यहीं पर रोकेंगे। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर अब हम चर्चा करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बाय, टेक केयर।